जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन के सारे टॉपिक को कवर किया था कि एसएससी जेईई 2023 के लिए इतने कम दिनों में किस किस पोर्शन को अच्छे से कवर करके जाएं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पावर सिस्टम के सब्जेक्ट के साथ आया हूं कि पावर सिस्टम के वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे अभी तक एसएससी ने अपने सवाल पूछे हैं और जिस पे चांसेस हैं कि वो आगे सवाल आ सकते हैं। तो मैं आप लोग के स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, कुछ कुछ मैंने टॉपिक्स नोट्स करके लाए हैं। मैं बारी बारी से इसको डिटेल्स में भी आपको बताते जाऊंगा ताकि आप लोग इस वीडियोस को देखने के बाद इस पीडीएफ से टेलीग्राम से जाके ये पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लेंगे आप लोग और इसको एक सीक्वेंस में आप लिख के अपनी कॉपी मेन कॉपी में आप मार्क करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप लोगों ने उसे कवर किया है नहीं। अगर आपने पहले से कवर के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई पोर्शन आपका छूटा हुआ है, आप लोग उसे जाएं, उसे कवर करने की कोशिश करें। टॉपिक इनके अलावे भी बहुत है बट ये उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें हर साल सवाल डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि पावर सिस्टम में हम लोग मेनली लिए हुए हैं सबसे पहले बेसिक्स और पावर सिस्टम। बेसिक और पावर सिस्टम कहने का मतलब पावर के टाइप्स, एप्रिएंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर। सबसे पहले इनका बेसिक आपको क्लियर रहना चाहिए कि इनका क्या फार्मूला है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये चीज़ें ये आप लोग नेटवर्क में भी पढ़ते हैं बट पावर सिस्टम के केस में भी ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ लोड का, तो नेचर ऑफ लोड कहने का सेंस कि इंडक्टिव नेचर का है, रेसिस्टिव नेचर का है या कैपेसिटिव नेचर का है। इन तीनों में आपको क्लियर होना चाहिए कौन किससे लीड करता है, कौन किससे लैग करता है, कौन किसके फेज में है, कितना डिग्री लीड लैग करता है। ये आपको नेचर ऑफ लोड से क्लियर होना चाहिए। अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आप लोग को पता है कि पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होता है ट्रांसमिशन लाइन के केस में, बट हम लोग उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 1 यूनिटी के अप्रोक्स रखा जाए। इन यूनिटी तो पॉसिबल नहीं है बट यूनिटी के अप्रोक्स रखा जाए। उसके लिए कुछ कुछ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सारा मेथड हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर हम आगे बात करें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में, अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में मेनली हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं, इंडक्टेंस के बारे में देखते हैं और कैपेसिटेंस के बारे में देखते हैं। जैसे रेसिस्टेंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे एक डीसी रेसिस्टेंस, एक एसी रेसिस्टेंस। इस तरह के अलग अलग चीज़ों को कि डीसी रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, एसी रेसिस्टेंस का क्या मतलब है और उन दोनों के बीच में रिलेशन। साथ ही साथ अगर हम इंडक्टेंस के बारे में बात करें तो वो डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करता है, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है इंडक्टेंस, कैसे वैरी करेगा, कैसे ज़्यादा कम होते रहेगा। तो ये सारा देखना है कि वो डिपेंड किस किस पैरामीटर्स पे है और किस किस तरह से उनका सिग्निफिकेंस है ट्रांसमिशन लाइन में। साथ ही साथ कैपेसिटेंस का भी देखना है क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको क्यों नेगलेक्ट करते हैं। ये सारा चीज़ आपको यहीं से पता चलता है। तो आप लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से एक सवाल हर एक साल बने हैं और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में रेसिस्टेंस के अंदर ही हम लोग मेनली पढ़ते हैं स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। स्किन इफेक्ट से हर साल सवाल पूछे गए हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होता है स्किन इफेक्ट। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके किस किस के प्रोपोर्शनल है, किस तरह से स्क्वायर है कि नॉर्मल प्रोपोर्शनल है, ये सारा चीज़ ध्यान देना होता है। स्किन इफेक्ट बहुत बार पूछ लेता है एसी में या डीसी में ही। तो ये सब क्वेश्चन जो स्किन इफेक्ट से रिलेटेड है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, हम लोग स्किन इफेक्ट पढ़ते हैं ओवरहेड लाइंस के लिए, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट पढ़ते हैं अंडरग्राउंड के लिए, लेकिन दोनों जगह दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है। जैसे ओवरहेड में स्किन इफेक्ट, उसी तरह अंडरग्राउंड केबल में हम लोग प्रोक्सिमिटी इफेक्ट पढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि इंटरफ्रेंस को, रेडियो लाइन इंटरफ्रेंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन करते हैं। जैसे ट्रांसपोजिशन के बारे में आपको पता होगा कि टोटल लेंथ को हम लोग 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 3 टुकड़े में बांटते हैं। और
कभी आर ऊपर तो कभी आर बीच में फिर का आर नीचे, मतलब एक सीक्वेंस में हर एक को हर एक जगह बराबर, ताकि जब लास्ट इंड पे रिसीविंग इंड पे किसी भी फेज़ में अनबैलेंसिंग ना हो, फेज अनबैलेंसिंग ना हो, सभी में इक्वल बैलेंस बना रहे। इसीलिए हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं। आप लोग ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़े होंगे। और इसी बंडल कंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बंडल कंडक्टर, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो कोरोना लॉसेस के बारे में, अगर आप पढ़ रहे हो, आप स्किन इफेक्ट रिडक्शन की बात कर रहे हो, आप इंडक्टेंस रिडक्शन की बात करते हैं, तो इफेक्टिव सबसे रहता है बंडल कंडक्टर। हम लोग यूज भी उन्हें करते हैं, बंडल कंडक्टर। तो आप लोग बंडल कंडक्टर के बारे में देखें, उनमें फार्मूला होता है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड निकालने के सवाल आते रहते हैं, तो ये सब आप वहाँ से देखें। इसीलिए मैंने बंडल कंडक्टर लिखा, आप लोग वहाँ से देखेंगे। आप लोग बंडल कंडक्टर के अंदर में ही जीएमडी और जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस देखेंगे और ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर देखेंगे, दोनों इसके अंदर ही आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि लेंथ उसका 80 किलोमीटर से नीचे होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई 4000 से कम होना चाहिए। तो हम लोग यही पैरामीटर देखते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उनके कुछ पैरामीटर हैं, ABCD ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स किस किस पे डिपेंडेंट हैं, ये पढ़ना होता है। उसी तरह हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम किसे नेगलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मॉडल है, पाई मॉडल, टी मॉडल, ये सब मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखते हैं मेनली लेंथ इसका क्या है, इसमें वोल्टेज लेवल किस रेंज में होता है, और बाकी इसके भी ABCD पैरामीटर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ABCD पैरामीटर ज़्यादातर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोशिश करें उसे कवर करके रखने का। बाकी मीडियम और लॉन्ग दोनों का आप लोग को डिस्टेंस, वोल्टेज और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन संबंधित पैरामीटर है वो सब आप लोग देख कर, आप लोग को पता होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही हम लोग कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट नहीं करते हैं, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग शंट कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार फ्रेम होते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसे देख भी सकते हैं। साथ ही हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। आप लोग पढ़ते होंगे करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, जो कि सर्ज इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है। तो उस भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से संबंधित जो भी सवाल है उनके 3 कंडीशन में सवाल आते हैं। पहला जब ओपन सर्किट हो, दूसरा जब शॉर्ट सर्किट हो, और तीसरा जब एक लोड जो है हमारा इम्पीडेंस वो बराबर हो किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के। लोड इम्पीडेंस बराबर हो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के, तो उस केस में इसका एफिशिएंसी क्या होगा, करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, एफिशिएंसी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से। और उसके बाद अगर हम बात करें सर्ज इम्पीडेंस एंड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, आप लोग पढ़े होंगे कि ओवरहेड लाइन में कितना सर्ज इम्पीडेंस होता है, अंडरग्राउंड में कितना होता है। तो सर्ज इम्पीडेंस से रिलेटेड जो भी सवाल, इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं सर्ज इम्पीडेंस निकाले, तो ये आपको आना चाहिए। साथ ही साथ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, जैसे हमारा कंडीशन है कि हमारा हमेशा जो लोड होना चाहिए वो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से कम होना चाहिए और हमारा इम्पीडेंस सर्ज इम्पीडेंस से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक आप इसे एक बार देख लेंगे, मैं बिल्कुल अभी कंफर्म हूँ नहीं, आप लोग इसे आगे देख लेंगे। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग और इसके बारे में जो भी कंसेप्ट बनते हैं इस दोनों टॉपिक से आप उसे ज़रूर देखेंगे। फेरांटी इफेक्ट से लिमिटेड सवाल है कि ये कब होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट लोड और नो लोड कंडीशन पे होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग इन का वोल्टेज बढ़ जाता है, सेंडिंग इन, इससे क्या क्या नुकसान है, तो इससे नुकसान है इंसुलेशन फेल्योर होने का, पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग फेरांटी इफेक्ट के बारे में देखते हैं। फिर फेरांटी इफेक्ट से हम लोग बचे कैसे, ये भी हम लोग को पढ़ना होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसका सीधा सा संबंध है कि स्टेबिलिटी से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ये हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये हम लोग को देखना होता है कि किस एंगल पे, जैसे लोड एंगल, एक होता है वोल्टेज एंगल, लोड एंगल, या हम लोग टॉर्क एंगल के भी नाम से जानते हैं। तो किस एंगल के कंडीशन पे ये परफॉर्मेंस अच्छा होगा ट्रांसमिशन लाइन का, जैसे आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस में क्या क्या वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या रेंज है उनका। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में मेनली आप लोग 2 चीज़ को देखेंगे, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को के बारे में, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इन दोनों टॉपिक को आप लोग इसके अंदर
कवर करेंगे। अगर हम बात करें पर यूनिट सिस्टम के लिए, तो पावर सिस्टम का तो बेस ही है पर यूनिट सिस्टम, क्योंकि आप लोग को पता है कि कभी कभी एग्जाम में एडवांटेज पूछ लेता है पर यूनिट सिस्टम का, तो आप लोग को पता है कैलकुलेशन ईजी होता है और एक बेस मान के सारे इक्वेशन को हल किया जा सकता है, ये सब इनका एडवांटेज है। और आपको पता है कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन रहता है तो एरर का चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो पर यूनिट सिस्टम। दूसरी बात, आप लोग इससे सवाल भी देखे होंगे कि न्यू पर यूनिट पूछ लेता है, ओल्ड पर यूनिट दिया रहता है ओल्ड वैल्यूज़ पे और उसका एक न्यू बेस पे न्यू पर यूनिट वैल्यू पूछ लेता है। वो फार्मूला आप लोग को क्लियर होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इस PDF पे लास्ट में फार्मूला मेंशन कर दूँ, डाल दूँ। और डिफरेंट सप्लाई सिस्टम से एक क्वेश्चन हर साल डिजाइन किए गए, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 3 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन, 3 फेज 4 वायर, DC 2 वायर, DC सिंगल वायर, ये सब तरह के जो भी ट्रांसमिशन है इनमें कंपैरिजन पूछता है किसके तुलना में किसमें कॉपर सेविंग ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये एक कुछ रेशियो है उनका के फॉर्म में, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, आप लोग कंपैरिजन करके याद रखेंगे कि DC 2 वायर और DC सिंगल वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सब के बारे में डिफरेंट सप्लाई सिस्टम में देख के रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना आप लोग को पता है कि ये कंडक्टर के सरफेस पे होता है, हाई वोल्टेजेस के कारण होते हैं और ह्यूमिड वेदर के कारण होते हैं। तो कोरोना से जो भी कंसेप्ट है उन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे और कोरोना रिडक्शन के लिए भी जो जो चीज़ किए जाते हैं उन्हें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करूँ मैं अगर सैग का, तो आप लोग को ही पता है कि ओवरहेड लाइन में सेग एक प्रॉब्लम है, तो सेग कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। सेग के अंदर ही हम लोग बहुत तरह के टेंशन पढ़ते हैं, हम लोग सेग के अंदर ही इनका देखते हैं कि स्पैन लेंथ क्या होना चाहिए ओवरहेड का, क्योंकि सेग को कम रखना है। और सेग का वेरिएशन देखेंगे हम लोग टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरिएशन इसका, और टेंशन का किस तरह से रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो हम लोग इसी को हम लोग स्ट्रिंगिंग चार्ट कहते हैं, स्ट्रिंगिंग चार्ट, स्ट्रिंगिंग ग्राफ कहते हैं। ये भी हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी फैक्टर का कैलकुलेशन हम लोग इसी के अंदर करते हैं। जब हम सैग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं। और हर एक वुडन पोल्स के लिए अगर हम बात करें, स्टील पोल्स के लिए बात करें, RCC के लिए बात करें, हर एक के लिए सेफ्टी फैक्टर के वैल्यू अलग अलग होते हैं। तो आपको एक तो डायरेक्ट सेफ्टी फैक्टर भी याद होने चाहिए और इसके फार्मूलाज भी याद होने चाहिए कि कैसे सेफ्टी फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट है इंसुलेटर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत तरह आप लोग पढ़ते होंगे, पिन टैप इंसुलेटर, डिस्क टैप इंसुलेटर, इग टैप इंसुलेटर, स्ट्रिंग इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो इन सब का एप्लीकेशन किस वोल्टेज लेवल तक किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी आप लोग को देखना है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट, जैसे हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी की, तो हम लोग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की अनइक्वल, इक्वल, इससे कुछ फार्मूलेज आते हैं कि किस तरह से मतलब स्ट्रिंग इफिशियंसी कितना होगा। अगर दिया हुआ रहता है आपको कि 3 डिस्क लगे हुए हैं, वोल्टेज इतना दिया हुआ है, तो ये सब से कैलकुलेट करके आप लोग को फार्मूलाज आना चाहिए स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालने का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडियल केस में स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होना चाहिए। तो इंसुलेटर के बारे में देखेंगे। इंसुलेटर के बारे में आप लोग ये भी देखेंगे कि इसका मैकेनिकल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अंडरग्राउंड केबल में सबसे इम्पोर्टेंट है उसका कंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे अंदर कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, फिर सीथ है, फिर आर्मरिंग है, इस तरह से जो भी आप लोग पढ़ते हैं 5-6 लेयर है, वो लेयर के बारे में क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ वो लेयर का स्पेशल वर्क क्या है, जैसे स्टील लगा हुआ है, रबर दिया गया है, इंसुलेशन दिया गया है, कोई किसी का काम है कहीं पे जूट है और हेसियन क्लॉथ यूज करते हैं, तो उनका क्या क्या काम है, एरोमरिंग किस चीज़ से बचाता है, सीथ किस चीज़ से बताता है, एल्युमिनियम सीथ जो हम लोग यूज करते हैं कोई मॉइस्चर से बचा रहा होता है, कोई मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। तो ये सब चीज़ आप वहाँ से देख के रखेंगे कौन किससे करता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, रिंगमैन पढ़े होंगे। तो ये जो भी है आप लोग कंपेरिजन देखिए कौन किससे बेटर है और किस जगह पे किसका ज़्यादा, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं मतलब किसका एप्लीकेशन सही रहता है। तो आप लोग पढ़े होंगे रिंगमैन, सिंगल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डबल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें दोनों तरफ से पावर सप्लाई दिया जाता है, कहीं पे सिंगल एंड दिया जाता है,
किसी का रिलायबिलिटी किसका ज़्यादा है, रिलायबिलिटीज़ देखना होता है। तो ये सब चीज़ें सवाल पूछे जाते हैं, 3-4 टाइप्स के हैं। और उस पर न्यूमेरिकल्स आपको प्री में तो नहीं लेकिन मेंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको दिए रहेंगे, आप लोग को वहाँ से कैलकुलेट करना होता है कितना वोल्टेज ड्रॉप होकर पहुँचेगा। ये मेंस में हम लोग देखेंगे। अभी प्री में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बस उसके टाइप्स के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कंपेरिजन एक दूसरे से करके याद रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें जनरेशन की, जनरेशन बहुत ही एक शानदार टॉपिक है। जनरेशन इन पर बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ने की हम बात करें तो हम लोग मेनली जनरेशन में टीपीपी देखते हैं, एचपीपी और एनपीपी देखते हैं। देखिए टीपीपी इनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीपीपी में कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोल के बारे में, तो आप लोग को कोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कोल के टाइप्स क्या क्या है, कौन अच्छा है कौन उससे ख़राब है, ये एक रैंकिंग के अनुसार देख के रखना चाहिए। साथ ही साथ उनका फ्लो डायग्राम, टीपीपी का जो भी फ्लो डायग्राम है वो याद रहना चाहिए कि कोल कहाँ से आता है, पानी किस तरह से आया, फिर वो एयर फ्लो गैसेस का फ्लो डायग्राम क्या होता है, और फिर वाटर प्रेशर किस किस तरह से जाके टरबाइन के पास पहुँचते हैं। इकोनोमाइज़र के बारे में पूछा जाता है, एयर प्री हीटर के बारे में पूछा जाता है, आप लोग से पूछा जाता है सुपर हीटर के बारे में पूछा जाता है, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम। तो टीपीपी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मेनली बेसिक है। स्टीम पावर प्लांट जो भी हैं उनके बेसिक टीपीपी हैं। तो टीपीपी आप लोग देखेंगे, स्पेशल इस पे फोकस रहना चाहिए टीपीपी पे। और एचपीपी भी आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचपीपी के कंस्ट्रक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोग सर्ज टैंक पढ़ते हैं, पेनस्टॉक पढ़ते हैं, स्पिलवे पढ़ते हैं, डैम पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ का वर्क क्या है। जैसे पेनस्टॉक सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं, तो पेनस्टॉक को बचाने के लिए, किस किस इफेक्ट से बचाने के लिए, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कचरा छानने के लिए क्या लगाते हैं, स्पिलवे का क्या वर्क है, तो ये सब चीज़ वहाँ से आप लोग देखेंगे एचपीपी। और साथ ही साथ एचपीपी से कभी कभी इफ़िशियंसी निकालने का ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। प्री एग्ज़ाम में देखा गया है एचपीपी से न्यूमेरिकल्स डाले गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस पीडीएफ में ही उस फॉर्मूले को ऐड कर देने का, या मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि सेपरेट टीपीपी पे एक वीडियो लाया जाए जिसमें टीपीपी के सारे कंसेप्ट को कवर किया जाए और एचपीपी के सारे कंसेप्ट को अलग एक वीडियो में और एनपीपी के अलग। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, नॉर्मल रिएक्टर है, कहाँ पे किस तरह का कूलिंग यूज किया जाता है, कौन सा मॉडरेट कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से हम लोग पदार्थ यूज करते हैं कूलिंग में, कूलिंग पर्पस के लिए, मॉडरेटर क्या होता है, तो ये सब हम लोग हर एक जगह देखते हैं एनपीपी में। और बाकी तो बेसिक जो है स्टीम बनाने तक सबका अलग, स्टीम तो बनने के बाद प्रोसेस वही सेम है जो टीपीपी में फॉलो किए जाते हैं। तो हम लोग टीपीपी, एचपीपी, एनपीपी इन सब पे ज़्यादा, और यही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यही है जिससे हम लोग ज़्यादातर प्राप्त करते हैं। हम लोग नॉन कन्वेंशनल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें सोलर है, विंड है, बायोगैस है, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं, टाइडल हम। तो ये सब से एक दो सवाल आजकल आने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अब नॉन कन्वेंशनल के और दुनिया मूव कर रही है। कन्वेंशनल तो लिमिटेड है, ख़त्म होने को है, तो नॉन कन्वेंशनल की और ये सब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सवाल आ जाते हैं। सोलर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोलर, तो आप लोग वहाँ से सोलर के कंपोनेंट को भी देखेंगे। अगर आगे हम बात करें कोस्ट ऑफ जनरेशन को लेके, कॉस्ट ऑफ जनरेशन और टैरिफ के बारे में। कॉस्ट ऑफ जनरेशन में आप लोग को पता है 3 तरह के कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तीनों किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट किस किस चीज़ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट कंजप्शन पे डिपेंड करता है, और कुछ कुछ फिक्स्ड कॉस्टेस हैं जैसे हायर अथॉरिटीज़ की सैलरीज़ हैं, ये सब चीज़ इनके अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कैटेगरी करके रखते हैं, क्योंकि इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से कोस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं। साथ ही बात करें हम टैरिफ, तो टैरिफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टैरिफ क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं कंज्यूमर को, वो जिस रेट पे करते हैं उसे हम लोग ये टैरिफ कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ होता है, ब्लॉक रेट टैरिफ, हॉपकिंसन टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ। तो एक तो पहले ये आपको याद रहना चाहिए कि कॉमर्शियल के लिए कौन सा यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल के लिए कौन सा यूज किया जाता है, और घरेलू पर्पज़ के लिए कौन सा यूज किया जाता है।
और इसके साथ साथ आप लोग को एक फार्मूलाज भी क्लियर होना चाहिए कि कैलकुलेट करने का। जैसे आप लोग पावर फैक्टर पढ़े होंगे, स्लाइडिंग पावर फैक्टर टैरिफ पढ़े होंगे, तो टैरिफ के 7-8 टाइप्स हैं, वो 7-8 टाइप्स आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह के टैरिफ यूज किए जाते हैं। और एक नॉर्मल न्यूमेरिकल बनते हैं, उस पर आप लोग को न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप लोग को दे देगा इतना मैक्सिमम डिमांड तक ये चार्ज है, पर यूनिट चार्ज इतना है, तो 1 मंथ का कैलकुलेट करें या 1 ईयर का कैलकुलेट करें, इस तरह से आपको दे सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये सभी प्रैक्टिस करवा दूँ एक बार। मैं लास्ट में इसके बारे में कुछ बात करूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, बहुत कम सवाल इससे पूछे जाते हैं, सबसे कम वेटेज इसी पोर्शन का रहता है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। इसमें भी मेनली आप लोग फ्यूज के बारे में देख सकते हैं, बेसिक क्या क्या है, फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, साथ ही साथ फ्यूज के क्या एडवांटेज हैं, एचआरसी से कंपैरिजन करके आप लोग याद रख सकते हैं। रिले कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओवर करंट रिले, ओवर अंडर वोल्टेज रिले, तो जो भी रिले हैं इंडक्शन टाइप रिले, तो आप लोग रिले के बारे में स्पेशल इसलिए देख के रखेंगे क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह का यूज किया जाता है, मीडियम में किस तरह का, शॉर्ट में किसका यूज किया जाता है, ये सभी वहाँ से आप लोग देख के रखेंगे रिले। और सर्किट ब्रेकर आप लोग को मेनली फोकस करना है टाइप्स पे कि कौन कौन से टाइप से सर्किट ब्रेकर के, वैक्यूम है, SF6 है, एयर ब्लास्ट है, ऑयल है, मिनिमम ऑयल है, तो ये सब देखना है। और इन सब का एप्लीकेशन देखना है कि कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है, वोल्टेज लेवल क्या है, कितने वोल्टेज लेवल के लिए किसको यूज किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ से देखनी होती है। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में रेटिंग, इसका किसका रेटिंग क्या है, एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन एंड टाइप इसका हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेनली हम लोग ये ध्यान देते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशियो क्या होता है। इसमें भी कुछ टाइप्स के लाइटनिंग अरेस्टर हैं, रॉड गैप है, हॉर्न गैप है, ये सब चीज़ हम लोग को देखना होता है, कौन कौन सा एप्लीकेशन कहाँ है, और साथ ही साथ इनके इम्पल्स रेशियो क्या होते हैं ये देखना होता है। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के आजू बाजू में इन्हें ही कनेक्ट किया जाता है। तो जो भी प्रोटेक्शन के नज़रिए से वो लाइटनिंग अरेस्टर आप लोग देखेंगे और सर्किट ब्रेकर को मेनली देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। देखिए, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए तो इंटरनल फॉल्ट के लिए हम लोग बकॉज रिले लगा के रखते हैं, और बकॉज रिले से सवाल आते हैं कि ये किस तरह के फॉल्ट को, तो इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये गैस एक्चुएटेड रिले है, ये कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं कि, और ये कनेक्ट कहाँ होता है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो पाइप लगे रहते हैं उनमें ये कनेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें बकॉज रिले से नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारा पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन स्टार डेल्टा में है तो हमारा सीटी जो कनेक्टेड करेंगे हम, सीटी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम लोग सीटी कनेक्ट करते हैं दोनों साइड, वो किस रेशियो में होगा। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा लगा के रखे हैं तो सीटी हमारा डेल्टा स्टार होगा, मतलब हमेशा अपोजिट इस तरह से करना है। आप लोग ने पढ़ा भी होगा, स्टार है तो सीटी हमारा डेल्टा में होगा, अगर ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा में है तो स्टार में हमारा सीटी होगा। तो इस तरह से हम लोग वहाँ से उल्टा लेके चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में मेनली हम लोग इसकी बात करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, इसका यूज हम लोग अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और या फिर ट्रांसमिशन लाइन में भी एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। आप लोग को मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के बारे में स्पेशल मैंने लिखा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन में से आता है। इसे को हम यूनिट प्रोटेक्शन भी कहते हैं कि ये किसी खास यूनिट को प्रोटेक्ट करता है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में आप लोग को क्लियर होना चाहिए, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को देख लेंगे। और अब आते हैं कुछ मिसलेनियस में से हम लोग यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। यूटिलाइजेशन में से इंपॉर्टेंट हो जाता है इल्यूमिनेशन का पोर्सन। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, जो भी है इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है। साथ ही साथ इल्यूमिनेशन में कुछ यूनिट्स पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आपसे यूनिट पूछ लिया जाएगा लुमेन का, आपसे पूछ लिया जाएगा इफ़िशियंसी को हम लोग किस में लिखते हैं, तो लक्स लुमेन पर वाट में। इन सब पे एक न्यूमेरिकल्स भी आपको, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी, 1 स्टेप न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं। साथ ही साथ लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, आप लॉ डायरेक्ट आपसे पूछ ले, स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाएगा ये कौन सा लॉ है। साथ साथ आप लोग इस पर कमांड रखेंगे कि एक रेडियन में जो कुछ फॉर्मूलेज हैं कि लैंप का हाइट, स्पेस हाइट रेशियो से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो वो भी आप लोग स्पेशल ध्यान दे के रखेंगे क्योंकि इल्यूमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और साथ ही साथ नंबर ऑफ बल्ब काउंट करने के सवाल आते हैं कि कितने इतने एरिया दिया हुआ है, इतना लक्स है, ये इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ये इसका मेंटेनेंस फैक्टर, ये सब करके आपको नंबर ऑफ लैंप काउंट करने होते हैं। तो इनके भी सवाल बार बार एग्ज़ाम में आए हैं। रिसेंट एग्ज़ाम में भी 16 के थर्ड शिफ्ट में आए थे, तो आप लोग इसे स्पेशल देख के जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अर्थिंग की, वेल्डिंग की, वायरिंग की। ये तीनों इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बट इल्यूमिनेशन से थोड़ा कम। आप लोग अर्थिंग से देख लेंगे, टाइप्स ऑफ अर्थिंग देखेंगे, और अर्थिंग में जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। वेल्डिंग में किस टाइप्स का वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, और जैसे सीम वेल्डिंग है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, ये सब आप लोग को देखना होता है। आईई रूल्स, मैंने इससे पहले इस एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट आईई रूल्स के बारे में अच्छे से बताया था। साथ ही साथ उसका नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। तो जो स्टूडेंट ने देख लिया है अच्छे बात है, जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आईई रूल्स के बारे में देख लेंगे। साथ ही साथ अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और टॉपिक मिसलेनियस बनते हैं यहाँ से जो बार बार आए हैं। ट्रैक्शन से आते हैं स्पीड टाइम कर्व। आप लोग को पता होगा ट्रैक्शन के अंदर स्पीड टाइम कर्व हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है प्री एसिलरेटिंग टाइम, फिर होता है एसिलरेटिंग टाइम, फ्री रनिंग टाइम, कोस्टिंग पीरियड और ब्रेकिंग पीरियड। ये 5 तरह के मेनली होते हैं बेसिक स्पीड टाइम कर्व। तो आप लोग को ये पढ़ना होता है स्पीड टाइम कर्व में किस पीरियड में वोल्टेज करंट के क्या ये है, कब हम लोग पावर सप्लाई कट करते हैं, कब हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अर्बन एरियाज़ के बारे में, रूरल एरियाज़ के बारे में, रूरल का ट्रेपेजॉइडल होता है या किसी का मतलब किस किस शेप का होता है, कहाँ पे कोस्टिंग पीरियड अब्सेंट होता है, कहाँ पे फ्री रनिंग कर्व अब्सेंट होता है। तो ये सब मेनली हम लोग देख के रखेंगे रूरल अर्बन के बारे में। यहाँ से सवाल अब बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में अदर देन एसएससी जेई में तो आ ही रहे हैं, साथ साथ अदर एग्ज़ाम में भी स्पीड टाइम कर्व से अच्छे खासे सवाल देखे गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही साथ लोड फ्लो एनालिसिस कहने का सेंस आप लोग पढ़ते होंगे कि बस बार यानी कि कहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रहता है क्या, जैसे पी क्यू एस और डेल्टा है, ये सब कहाँ पे वोल्टेज, कहाँ पे एक्टिव पावर, कहाँ पे रिएक्टिव पावर और कहाँ पे डेल्टा जो लोड एंगल है, कहाँ कहाँ ये कांस्टेंट कहाँ पे होता है, किस पे क्या वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग जनरेटर बस पढ़ते हैं, लोड बस पढ़ते हैं, हम लोग ट्रांसमिशन बस पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन कौन से स्लैग बस पढ़ते हैं। तो उन सब पे ये लोड फ्लो एनालिसिस में आप लोग को पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोग को ये वहाँ से अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि ये तो बेसिक है, पूछे जाते हैं कि क्या पैरामीटर लोड बस पे क्या चीज़ कांस्टेंट होता है और क्या चीज़ वेरिएबल होता है, जनरेटर बस पे क्या चीज़ कांस्टेंट क्या वेरिएबल, स्लैग बस पे। तो ये सब आप लोग से पूछ सकता है। साथ ही साथ अब है HVDC के बारे में, जो कि धीरे धीरे एप्लीकेशन में आ रहा है। तो HVDC के बारे में पूछा गया है कि इनका बताइए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। साथ ही साथ आप लोग मेनली HVDC और HVAC के बीच में कंपैरिजन याद कर लेंगे, आपके सारे सवाल वहाँ से बन जाएंगे। साथ ही साथ HVDC ट्रांसमिशन के लिए जैसे मोनोपोलर, बायपोलर, हेट्रोपोलर, ये 3-4 कॉन्फ़िगरेशन है इसके। अगर संभव हो तो आप लोग उसे भी देख लें, बेटर सेफ जोन में रहेंगे। तो ये थे कुछ टॉपिक पावर सिस्टम के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक ही एग्ज़ाम नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, इवन मैं UPPCL, RRB JEE की बात करूँ, NHPC के एग्ज़ाम है, झारखंड JEE के एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पोर्सन है पावर सिस्टम से। तो ये तो रहा आपके पावर से। अगर आप लोग ने इन्हें पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग ने इनमें से कुछ टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उन्हें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। और अगर मेरे पास इन सभी का सेपरेट वीडियोस अगर मैं बना सकूं, जैसे स्पीड टाइम कर्व, एक 5 मिनट 7 मिनट का एक वीडियो बनेगा और कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट स्पीड टाइम कर्व, जो जो क्वेश्चन उससे फ्रेम हो सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। लोड फ्लो एनालिसिस, इस तरह से सेपरेट टॉपिक, जिस तरह से मैं किसी दिन परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन लाइन पे ले आऊँगा, किसी दिन मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको ले आऊँगा। मैं इसी तरह से अगर बात करूँ तो आप लोगों के साथ किसी दिन मैं इल्यूमिनेशन के सारे कंसेप्ट के साथ आप लोग के साथ वीडियो लाऊंगा। साथ ही साथ मैं टिकट ब्रेकर के साथ सोच रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द आप लोग को TPP, HPP, NPP इनमें से किसी एक का वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग TPP के बारे में एक अच्छे से कंसेप्ट देख लेंगे, HPP के बारे में और NPP के बारे में। साथ ही साथ इनसे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने उसकी बात की, मैं उसी वीडियोज़ में आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगा। जैसे TPP के अंदर आ जाते हैं कि इतना किलोवाट जनरेट हो रहा है, इतना तो कितना kg ऑफ कोल की रिक्वायरमेंट है, या फिर kg ऑफ कोल देके कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेता है।
तो ये सब रिलेटेड कंसेप्ट आप लोग के क्लियर होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो हर एक पे लाने का, छोटा छोटा वीडियोज़ होगा 5 मिनट 7 मिनट, ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और आपके कंसेप्ट भी चलते फिरते कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लाने की बात कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड केबल के कॉन्फ़िगरेशन पे, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके कंटेंट मेरे पास अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे जल्द ही जिस वीडियोज़ में लाऊँ वीडियोज़ के थ्रू, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ आप लोग का, या फिर क्वेश्चन का PDF आप लोग के टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूँ, आप लोग वहाँ से उसे लेके प्रैक्टिस करते रहें। तो ये था पावर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले वीडियोज़ में हम मेजरमेंट और नेटवर्क दोनों को एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि वो उतना वाइड नहीं है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी नज़रिए से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट और नेटवर्क, और हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने का। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने तैयारी में एक अच्छे जोर दे के रखें, बूस्टअप करें। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है आपको तैयारी में, टेक में, नॉन टेक में, टाइम मैनेजमेंट में, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, स्टैटिक क्वेश्चन में, डाटाबेस क्वेश्चन में, या फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, आप लोग हमें टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं ज़रूर उसको सिंसियरली लूँगा और उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, अपने तैयारी को जारी रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।